स्वागत है आप सभी का पूरी पाठशाला में, जहां चल रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके प्रश्नों का क्विज। और इसी क्रम में आज देखते हैं कि कौन इस राजस्थान में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। तो देखिए, कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित एक हड़प्पा स्थल है और ये हड़प्पन साइट के रूप में माना जाता है, कालीबंगा में स्थित है। गांधी जी ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो देखिए, भारत छोड़ो का नारा भी है, ये भी गांधी जी ने ही दिया था। और आंदोलन कब शुरू होता है? 1942 में आंदोलन शुरू किया जाता है। और इसका डेट भी पूछा जाता है, तो 8 अगस्त 1942 से शुरू होता है। कब होता है? वर्ल्ड वार टू के बाद। वर्ल्ड वार टू जो होता है उसी के समय जो है 1945 तक, पता होगा आपको कि 1945 तक वर्ल्ड वार चलता है, 1939 से शुरू होता है। तो इसी दौरान जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा की जाती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए, बंगाल में जो अस्थाई बंदोबस्त है, अस्थाई राजस्व बंदोबस्त, तो इसके बीच क्या होता है कि जो ब्रिटिश सरकार थी, साथ ही साथ जो बंगाल के जमींदार थे, तो उनके बीच जो है कि टैक्स का कितना हिस्सा बांटा जाएगा ब्रिटिश के बीच और जमींदारों के बीच। तो इसके लिए उन्होंने व्यवस्था की थी, किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इसी को अस्थाई बंदोबस्त का नाम दिया था। और एक चीज़ पूछा जाता है कि ये कब किया गया था? तो 1793 में किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अब देखिए, पूछ रहा है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो सम्राट हर्ष के बारे में जानते हैं पहले कि सम्राट हर्ष का संबंध संबंध जो है वो है वर्धन डायनेस्टी से, वर्धन राजवंश से, ये पूछा जाता है। अच्छा, पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलेगा, पुष्य भूति, तो ये भी वर्धन बोल दीजिए या पुष्यभूति बोलिए, दोनों एक है, दोनों से ही संबंध है सम्राट हर्ष का। ठीक है, तो और ये इन्होंने थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित करते हैं? कन्नौज में करते हैं। और इनको जो है, इनको पुलकेशिन द्वितीय जो है, पुलकेशिन दो जो है, नर्मदा नदी के तट पे युद्ध में हराता है। पुलकेशिन दो कहाँ का था? चालुक्य वंश का था, चालुक्य वंश का, साउथ इंडिया का था। और ये जितना भी मैंने पॉइंट बताया, सारा का सारा पॉइंट पूछा गया है। देखिए, ये पॉइंट तो एसएससी में कई शिफ्टों में रिपीट हुआ है और ये रेलवे में भी रिपीटेड हुआ है। भारतीय प्रतीक का अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, सत्यमेव जयते जो है, पहले जानते हैं इसको कब अपनाया गया है। तो इसे 26 जनवरी, क्योंकि ये पूछा जाता है, 26 जनवरी 1950 को जो है सत्यमेव जयते को अपनाया गया है भारतीय प्रतीक के ऊपर। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडोकपनिषद से, मुंडोकपनिषद से लिया गया। अब मुंडोकपनिषद कहाँ से लिया गया ये भी पूछा जाता है, तो अथर्ववेद से लिया गया है। ठीक है, अथर्ववेद से लिया गया है मुंडोकपनिषद। और ये सबसे लास्ट का वेद है और इसमें जादू टोना का वर्णन मिलता है, किसमें? अथर्ववेद में। चारों वेद में सबसे लास्ट का वेद ही अथर्ववेद है। किस मौर्य शासक का उल्लेख अमित्र घात के रूप में किया जाता है? तो देखिए, गुप्त वंश के शासक थे, मौर्य वंश के शासक थे बिंदुसार, उन्हीं का जो उल्लेख है अमित्र घात के रूप में किया जाता है। मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, सेकंड थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आए अशोक। तो जो बिंदुसार थे, इनको अमित्र घात के रूप में चिन्हित किया जाता है। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो देखिए, सूरकोटदा गुजरात में है। लोथल जो है नाव के लिए, समुद्र स्थल के लिए प्रसिद्ध था, तो ये भी है। और यहाँ पे अभी जो है संग्रहालय भी बनाया गया है, समुद्री संग्रहालय। तो ये क्वेश्चन करंट का भी है, तो आपको याद रखना है। समुद्री संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? लोथल में। और ये धोलावीरा है, ये भी गुजरात में ही स्थित है। और धोलावीरा जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिखा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। धोलावीरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुजरात में। तो ये तीनों हो गए गुजरात में, लेकिन ये जो बन वाली है, जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ये कहाँ पे है? ये है फतेहाबाद हरियाणा में। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। धोलावीरा से 2022 के अंदर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे अलग अलग एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट है आपने के लिए, आपको ध्यान देना है। समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था, की उपलब्धियों को किस स्तंभ शिलालेख में दर्ज किया गया? तो देखिए, समुद्रगुप्त का जो वर्णन है वो है इलाहाबाद स्तंभ में देखने के लिए मिलता है। और समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता था? भारत का नेपोलियन बोला जाता था। तो ये प्रश्न में एक आंसर भी छुपा है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, समुद्रगुप्त जो था किस ये का था? वंश का, गुप्त वंश का था। और सितार या वीणा बजाते हुए किसकी फोटो है? सितार या वीणा बजाते हुए, इसकी चित्र है किस पे? सिक्के पे। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कई शिफ्टों में, तो ये भी आपने याद रखना है। समुद्रगुप्त का चित्र है सितार या वीणा बजाते हुए। यज्ञों से संबंधित अधिकारों और अनुष्ठानों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो देखिए, यजुर्वेद जो है उसमें यज्ञों के से संबंधित अधिकारों और अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद से क्या लिया गया है? गायत्री मंत्र को लिया गया है। और सामवेद से किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है सामवेद। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, बोल रहा है कि कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? और ये प्रश्न तो काफ़ी सारे शिफ्टों में रिपीटेड था, चाहे आप एनटीपीसी बोल लीजिए या फिर ग्रुप डी में बोल लीजिए। तो कनिष्क किसका दरबारी कवि था? कनिष्क जो था वो कनिष्क का दरबारी कवि, दरबारी चिकित्सक कौन था? सॉरी, मैं कवि बोल रहा हूँ, वो चरक था। और चिकित्सक कौन सा था? आयुर्वेद का था। आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था कनिष्क, ये चरक, और कनिष्क के दरबारी में था। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो कनिष्क था, इससे प्रश्न ये आता है कि ये किस वंश से संबंधित था? तो कुषाण वंश से कनिष्क संबंधित था। तो आपने ये भी याद रखना। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
अब देखिए पूछ रहा है यूनानियों के लेखन में सेंड्रोकॉट्स की उपाधि किसको दी गई थी। यूनानी सुन के आपको समझ में आ रहा होगा कि यूनानी किसे बोला जाता है, ग्रीक लोग जो है उसे यूनानी ही बोला जाता है। तो सेंड्रोकॉट्स की उपाधि ये लोग किसे देते हैं, ये लोग देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। और ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे और इन्हीं के बाद बिंदुसार और फिर अशोक आता है। तो इनको ये उपाधि दी गई थी और मौर्य वंश के संस्थापक हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कई बार का रिपीटेड है। तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो होता है वो कनिष्क के काल में होता है और ये कनिष्क वही है जो कि कुषाण वंश का संस्थापक था, जैसा मैंने अभी बताया ही था आपको, कुषाण वंश का संस्थापक है। अच्छा क्या होता है कि ये कब होता है पूछा जाता है, तो 72 एडी में ये होता है। कहाँ होता है, तो कुंडल वन में होता है। और ये कुंडल वन कहाँ पे है, तो ये कश्मीर में है। तो ये सारा का सारा जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी का सभी याद रखना है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है पूछ रहा है। तो देखिए त्रिपिटक का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। और इसके अंदर क्या है, त्रिपिटक मतलब तीन है, क्या क्या तीन है, तो इसके देखिए अंदर क्या है, सूत्र पिटक है, सूत्र पिटक, उसके बाद है विनय पिटक और उसके बाद क्या है, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये तीनों ही आपने याद रखना है। त्रिपिटक का संबंध किससे हो गया, बौद्ध धर्म से। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक कौन लिखते हैं पूछ रहा है। तो ये जो विनायक दामोदर सावरकर थे ये लिखते हैं। किस बारे में लिखते हैं, तो देखिए 1857 में आपको पता है कि विद्रोह हुआ था भारत में, उसी के ऊपर ये किताब लिखी जाती है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये प्रकाशित कब होती है, एक एग्जाम में पूछा गया था, तो ये 1909 में प्रकाशित की जाती है। तो और विनायक दामोदर सावरकर कौन थे, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, मराठी थे। और ये किताब भी पहले मराठी में ही प्रकाशित होती है। कौन शहर 1923 में झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह से संबंधित है। तो देखिए 1923 में जो झंडा सत्याग्रह होता है वो कई शहरों में होता है, लेकिन जो दो नामी शहर उभर के आए थे वो थे जबलपुर और नागपुर। इन दोनों शहरों में, जो कि महाराष्ट्र के पास है और मध्य प्रदेश के आसपास है, तो इनमें जो है झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था। काफ़ी ज़्यादा नाम हुआ था इस सत्याग्रह का। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम बताइए। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि नालंदा जिला बिहार में गया के पास स्थित है, ये पहले बहुत बड़ा जिला था और यहीं से कई चीनी यात्रियों ने और कई विदेशियों ने पढ़ाई की थी। तो जो बख्तियार खिलजी था, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था इसने। और ये बख्तियार खिलजी जो था ये खिलजी वंश का संस्थापक था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और आपको ये समझना है कि कब ये शासन किया था, 1203 से लेकर के 1227 तक शासन किया था। कहाँ पे किया था, बंगाल में किया था। और उस समय का बंगाल अभी का बंगाल से काफ़ी बड़ा हुआ करता था। तो इस तरह उन्होंने नष्ट किया। महात्मा गांधी किसके लेखन से गहराई से प्रभावित थे। तो देखिए लियो टॉल्स्टॉय जो है, ये क्वेश्चन जो है आपका एलपी में पूछा गया था। तो लियो टॉल्स्टॉय जो है इसके लेखन से महात्मा गांधी जो थे बहुत अच्छी तरह से प्रभावित थे। और ये कौन थे, लियो टॉल्स्टॉय, तो ये रूसी कवि थे, उस समय के बहुत महान रूसी कवि हुआ करते थे। बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबज किसके द्वारा बनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए बीजापुर का गोल गुंबज नाम से आपको पता चल रहा है कहाँ पे स्थित है, बीजापुर में है। और बीजापुर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और ये पूछा जाता है कहाँ पे है, इसलिए मैंने बता दिया कर्नाटक में है। और कौन बनाता है, तो मोहम्मद आदिल शाह जो है बीजापुर का गोल गुंबद बनाता है। और ये आदिल शाह जो था आदिल शाह डायनेस्टी से संबंधित था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शक्तिशाली रईसों के एक समूह चहलगानी को ध्वस्त कर दिया। देखो ध्वस्त कर दिया इसका मतलब किसी ने तो बनाया होगा, तो चहलगानी किसने बनाया था ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक था। तो उसी ने इसकी शुरुआत की। तुर्काने चहलगानी, चहलगानी बोल लीजिए या फिर तुर्काने चहलगानी बोल लीजिए। ऐसा क्यों बोला जाता है इसे तुर्काने चहलगानी, क्योंकि इसमें जो था 40 तुर्की गुलाम थे, 40। और ये लोग क्या कहते थे, चहलगानी। ये लोग क्या करते थे कि जो राजा का ये है एम्पायर उसे चलाने में मदद किया करते थे, और ये सभी तुर्की थे। तो ये बनाया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा इसे ध्वस्त, इसको फिर बाद में कौन बढ़ाता है, इल्तुतमिश। आप जानते होंगे कि ये भी गुलाम वंश का था। तो उसने इसे बढ़ाया था, लेकिन फिर बाद में जो है इसे ध्वस्त कर दिया जाता है, किसके द्वारा, बलबन के द्वारा। कहा गया ऑप्शन ए। तो ये जो बलबन है उसे नष्ट कर देता है और इसे हटा दिया जाता है। वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले कहाँ से। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एनटीपीसी जो 2022 में जितना शिफ्ट हुआ, कई शिफ्टों में ये रिपीटेड था। तो ये जो थी ये महाराष्ट्र की थी, मराठी थी, सावित्रीबाई फुले। और ये किनकी पत्नी थी, आपने नाम सुना होगा ज्योतिराव फुल्ले की। तो ज्योतिराव जो फुल्ले थे उनके स्वतंत्रता सेनानी, उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुल्ले। अब भारत में महिला मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान था स्वतंत्रता में। अगला प्रश्न, तो अब कुछ साइंस के प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पूछ रहा है कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, मोस्का डोमेस्टिका है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम। राना ट्रिग्रिना किसका नाम है, तो ये जो है मेढक का नाम है, राना ट्रिग्रिना।
ये भी पूछा जाता है। पावो क्रिस्टेसो किसका नाम है? तो ये जो है मोर का नाम है, पावो क्रिस्टेस। और पैंथियोन लियो किसका नाम है? तो पैंथियोन लियो जो है शेर का नाम है। और मोर जो है राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र पशु है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको सारा का सारा याद रखना है। कई शिफ्टों में कई बार रिपीट हुआ है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आप पसंद आ रहा है तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी को सभी इसका फ़ायदा मिल सके। देखिए पूछ रहा WHO का प्रमुख कौन है? तो देखिए डॉक्टर टेड्रोस जो है वो WHO के प्रमुख हैं। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये जो है जनेवा में है, स्थित है स्विट्जरलैंड के अंदर। और WHO की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल जो है 7 अप्रैल 1948 को। आपके लिए ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 7 अप्रैल 1948 को जनेवा में WHO की स्थापना होती है। और WHO में अभी 194 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। भारत के सबसे लंबी सुरंग रोड टनल का नाम बताइए। सच्चाई ये है कि ये भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे लंबी रोड सुरंग है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे 10,000 फीट की ऊंचाई पे विश्व का सबसे ऊंचा रोड टनल है। तो इसका क्या नाम है? आप समझ गए होंगे, अटल टनल। और ये रोहतांग के पास है, इसे रोहतांग सुरंग भी पहले बोला जाता था। और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, HP में। अच्छा, आपको ये फिर पूछा जाता है कि ये किससे किसको जोड़ता है? तो ये मनाली को लेह से जोड़ता है, ये भी आपको याद रखना है, कई बार ये भी पूछा गया है। इसकी लंबाई देखिए क्या है, 9.02 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मनाली को लेह से जोड़ता है। मैं लिख देता हूँ मनाली को लेह से। ये जितना पॉइंट मैंने लिखा है ये हर जगह कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं? तो देखिए शुरू में जो थी ये 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में जो है इसमें बहुत सारा संशोधन हुआ, कई भाषाओं को ऐड किया गया है। तो अभी वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे। असमीस पहला, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम। उसके बाद जो है आपका मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंध, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये सारे भाषाएं जो है अभी जो है आपको 8वीं अनुसूची में भारत में मिल जाएंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा जा रहा है कहाँ पे है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो USA में है। और यूनिसेफ USA में कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क सिटी में। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही ये कब बनता है? तो 11 दिसंबर 1946 को बनता है। और खासकर आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, देखिए कई शिफ्टों में रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है लद्दाख में स्थित है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और पूछा जाता है कि ये क्यों फेमस है? तो ये जो है स्नो लियोपार्ड जो है, हिम तेंदुआ, स्नो लियोपार्ड इसे आप बोल सकते हैं, हिम तेंदुए के लिए ये प्रसिद्ध है। इसे भी आप याद रखिएगा, NTPC में और SSC में कई शिफ्टों में पूछा गया था। और ये कब बनता है? तो ये 1981 में इसे बनाया जाता है। लद्दाख में काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष शहर कौन है? तो देखिए उस समय का प्रश्न था तो एज इट इज़ उठाया गया है। तो 2020 में इंदौर था। अब आप बोलिएगा 2022 में कौन है? तो 2022 में भी इंदौर ही है स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष शहर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में भी स्थित है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं यानी नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये किसे हटा के बनाया गया है? पंचवर्षीय योजना जो पहले बनती थी उनके जगह पे अब जो 5 ईयर प्लान को हटा के नीति आयोग को बना दिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। लीवर द्वारा स्रावित पित्त में संग्रहित होता है। किस में संग्रहित होता है? पित्त। पित्त निकलता कहाँ से है? पहले समझ लीजिए, लीवर से निकलता है। तो ये अपने आप में एक प्रश्न है, पूछा जाता है। और जमा कहाँ होता है? ये पित्ताशय में जमा होता है। और उसके अलावा कई सारे चीज़ जो रहते हैं इसमें मिले रहते हैं, पानी से मिलके बना हुआ ये पित्त पाया जाता है। हीनयान महायान का संबंध किस धर्म से? काफ़ी आसान प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है। बौद्ध धर्म से संबंधित है हीनयान और महायान का। और ये कब हुआ था? चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी जो आपने अभी पढ़ा था कनिष्क के काल में। तो उसके बाद क्या होता है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। और पूछा जाता है कि बुद्ध जो थे तो ये कब हुए थे? तो 6वीं शताब्दी में हुए थे, 6वीं सदी में। और बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। तो ये भी आपको याद रखिएगा। और जो है बुद्ध का जो जन्म कहाँ पे होता है? लुम्बिनी में होता है, लुम्बिनी में। और मृत्यु कहाँ पे होती है? कुशीनगर में उपवास के दौरान जो है इनकी मृत्यु होती है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? गया में होती है। गया कहाँ है? बिहार में होती है। बोधि वृक्ष जो है पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न और सारा का सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का हमें इंतजार होता है और उसी से हमें मोटिवेशन भी मिलता है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक